नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पश्चिम बंगाल में हुए एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में। इसे एसएससी स्कैम कहा जा रहा है। आप लोगों ने शायद न्यूज में फोटोग्राफ्स देखे होंगे कि किस तरह से 50 करोड़ रुपए कैश पाया गया है एक बंगाल के चीफ मिनिस्टर के साथी के घर से। इस पूरे स्कैम में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कई ठिकानों पर छापे मारे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कैश बरामद हुआ है एक पूर्व एक्टर अर्पिता मुखर्जी के घर से। अर्पिता मुखर्जी पार्था चैटर्जी की एक एसोसिएट बताई जा रही हैं, उनकी साथी बताई जा रही हैं, और यहां से 50 करोड़ रुपए कैश, 50 करोड़ रुपीस कैश इनके घर से मिला है, एंड देन सम गोल्ड ज्वेलरी एटसेट्रा। तो 50 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसमें भी सरप्राइजिंग ये था कि 2000 के नोट के बहुत सारे बंडल्स थे, जिससे कई सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि क्या 2000 रुपए का नोट आज भी प्रचलन में रखना ठीक है, नहीं है। एनीवेज, वो अभी हमारे वीडियो का मेन टॉपिक नहीं है। आज हम मेनली डिस्कस करेंगे कि ये स्कैम है क्या एग्जैक्टली। ये 50 करोड़ रुपए वाला जो स्कैम है, जो न्यूज में सोशल मीडिया पे काफी छाया हुआ है, एग्जैक्टली व्हाट दिस स्कैम इज अबाउट। किस तरह से टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता है पश्चिम बंगाल में, और कैसे इस स्कैम की जांच हो रही है और कौन कर रहा है। तो देखिए, ये जो 50 करोड़ रुपए हैं, 49 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपीस, ये सब अर्पिता मुखर्जी के 4 अलग अलग फ्लैट से पाए गए हैं। और याद रखिए, एज ऑफ राइट नाउ, जब ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी और भी रेड्स चल रही हैं। हो सकता है कि और भी कैश बरामद हो। ये बात कंफर्म नहीं है कि इतना ही पैसा मिलेगा। आगे बढ़े उससे पहले 3 इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 2, टेलीग्राम चैनल से आपको पीडीएफ्स डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आप यहां सब्सक्राइब करने के लिए एक सब्सक्रिप्शन लेंगे, और इस सब्सक्रिप्शन पर आज यानी कि 31 जुलाई को बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सो डू अवेल दिस। लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो ये वाला स्कैम है स्कूल सिलेक्शन कमिटी स्कैम, इसीलिए इसे कई बार एसएससी स्कैम कहा जा रहा है। डोंट कंफ्यूज दिस विद द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो केंद्र सरकार का एक आयोग होता है जिससे सीजीएल और सीएचएसएल जैसे एग्जाम्स करवाए जाते हैं। ये वो एसएससी नहीं है, ये दूसरा एसएससी है। इट इज कॉल्ड द स्कूल सिलेक्शन कमिटी। ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा एक स्पेसिफिक कमिटी बनाई गई है, और जैसा कि नाम बता रहा है, सरकारी शिक्षकों को रिक्रूट करने के लिए यह बनाया गया था। लेकिन पहले आप ये समझिए कि बंगाल में स्कूली शिक्षकों का रिक्रूटमेंट कैसे होता है। इसका एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको जानना जरूरी है। देखिए, जब लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी 1990s में वेस्ट बंगाल में, उस समय एसएससी को बनाया गया और 5 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। तो इन्होंने पूरे पश्चिम बंगाल को 5 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। बेसिकली जो डिविजन्स थे उन्हीं के अनुसार रिक्रूटमेंट करना तय किया गया। हर रीजन को, हर डिवीजन को यह पावर दी गई कि वो अपना रिक्रूटमेंट खुद कर सके अपने वैकेंसीज के अनुसार। इसका मतलब है कि केंद्रीय स्तर पर कलकत्ता की सरकार के द्वारा ये रिक्रूटमेंट नहीं होता था, रीजनल लेवल पर रिक्रूटमेंट होता है। इसके साथ ही प्राइमरी टीचर्स को रिक्रूट करने के लिए डिवीजन नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कुछ काउंसिल्स बनाई गई, और ये डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी टीचिंग काउंसिल्स काफी ताकतवर हो जाती हैं। अब देखिए, इन काउंसिल्स में जो लोकल नेता हैं, ऑफ कोर्स उन्हीं की चलती थी, उन्हीं का बोलबाला था। और ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास इतनी पावर आ गई कि एक वक्त स्टेट की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो तक सरकार से कंप्लेन करने लग गई कि हमारी नहीं चलती है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इन काउंसिल्स की चल रही है, क्योंकि सारा रिक्रूटमेंट पावर इनके हाथ में है। नई नौकरियां देने का पावर इन काउंसिल्स को दे दिया गया है। ये रिक्रूटमेंट व्यवस्था 2012 तक जारी रहती है, लेकिन 2011 में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीत जाती है और पहली बार लेफ्ट पार्टीज को हराकर सत्ता में आती है। तो अब ममता बनर्जी बन गई थी मुख्यमंत्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2011, और उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो कैबिनेट पोजीशन है वो दिया पार्था चैटर्जी को। ये वही पार्था चैटर्जी हैं जो अभी अरेस्ट किए गए हैं। तो पार्था चैटर्जी काफी लंबे समय तक फर्स्ट टर्म जो था उसमें एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे, और इन्हीं के नेतृत्व में 2012 में जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ वो अभी भी पुराने स्तर पर ही हो रहा था, रीजनल स्तर पर, पुराने स्टाइल से। उसमें बड़े स्तर में धांधली होती है, काफी धांधली की कंप्लेंट्स आई, क्योंकि जिनका स्कोर कम था उन्हें बेहतर रैंक दे दी गई, जिनके कैंडिडेट्स के नंबर कम आए थे वो भी सिलेक्ट हो गए। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट्स अदालत पहुंचते हैं, और आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस 2012 वाली रिक्रूटमेंट साइकिल के कई केसेस लंबित हैं। जब इतनी समस्या आती है तो ये तृणमूल सरकार तय करेगी कि अब 2013 से हम ये सिस्टम बंद करके पुराना वाला सिस्टम लागू करेंगे। दैट मींस द टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी सेंट्रलाइज्ड। केंद्रीय स्तर पर, कलकत्ता की सरकार के स्तर पर, या फिर जो शिक्षा विभाग है उसके स्तर पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा। जो रीजनल काउंसिल्स और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई थी उनके हाथ से ये सारी रिक्रूटमेंट पावर छीन ली जाएगी। अब इस नई सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था में पावर एक तो एसएससी के पास में है रिक्रूटमेंट का, वेस्ट बंगाल प्राइमरी टीचिंग काउंसिल के पास, और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन सभी गतिविधियों को ओवरसी करेगा। और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टली शिक्षा विभाग के अंदर आता है, और पार्था चैटर्जी उसके मंत्री थे। इस नई व्यवस्था के तहत पहला रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है 2014 में।
लेकिन यहां पर भी जो मेरिट लिस्ट प्रकाशित करी गई थी उसमें बहुत सारी धांधलियां थी, जिसके खिलाफ कई सारे कैंडिडेट्स अगेन कोर्ट में जाते हैं। तो पुराने और नए व्यवस्था दोनों में कैंडिडेट्स को कंप्लेंट थी कि यहां पर भी कुछ हेरफेर हुई है, पैसा देकर लोगों ने अपनी रैंक बढ़वा ली है या फिर सिलेक्शन करवा लिया है। अब एक बात यहां पर मैं आपको बता देता हूं, स्क्रीन पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा भी हुआ था कि एसएससी ने मार्क्स प्रकाशित करने से मना कर दिया था कि किसको कितने मार्क्स मिले हैं वो हम पब्लिकली नहीं बताएंगे। सिर्फ ये नाम आया था कि ये रोल नंबर सिलेक्टेड है और ये वाला रोल नंबर सिलेक्टेड नहीं है, दैट्स इट। तो कई स्टूडेंट्स ने, कई अभ्यर्थियों ने आपस में कंपेयर किया कि अच्छा तुम्हारे कितने नंबर है, तुम्हारे कितने नंबर है। उससे पता चला कि जिसका स्कोर कम है उसका सिलेक्शन हो गया, जिसका स्कोर ज्यादा है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक और लिस्ट निकाली, इसमें भी अगेन बहुत सारी परेशानियां थी। तो ऐसे में कई कैंडिडेट्स ने कहा कि पैसे लेकर जिनके स्कोर कम है उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जा रहा है। साफ तौर पर यहां पर पैसों को लेकर गड़बड़ हुई है, करप्शन हुआ है इस पूरे नए रिक्रूटमेंट में भी। ऑन अ साइड नोट आपको बताना चाहता हूं कि ये रिक्रूटमेंट इतना ओपेक था, यहां पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। आप इमेजिन कीजिए, जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें स्कोर नहीं बताया गया। जब स्टूडेंट्स ने आपस में अपना स्कोर कंपेयर किया तब मालूम चला कि जिसका स्कोर कम है उसको सिलेक्ट कर लिया गया है और जिसका स्कोर ज्यादा है कट ऑफ से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कई सारे कैंडिडेट्स जिनका कट ऑफ स्कोर से ज्यादा मार्क्स था, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड किए तो उनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स में। तो ऐसे में यहाँ पर गड़बड़ी डेफिनेटली हो रही थी, स्टूडेंट्स को ऐसा लगा और उन्होंने इसकी कंप्लेन करी। हाई कोर्ट के द्वारा इस पर संज्ञान भी लिया गया और कैलकाटा हाई कोर्ट ने उस समय कहा था कि यहाँ पर बहुत इरेगुलरिटीज हुई हैं और जो भी वेस्ट बंगाल सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन है इन्हें हटाया जाए और जो काउंसिल के चेयरमैन है उन्हें भी अपने पद से हटाकर नए लोगों को अपॉइंट करके यहाँ पर धांधली समाप्त करी जाए। तो ये इरेगुलरिटीज का सिलसिला 2021 या 22 का नहीं है बल्कि पिछले 8 सालों से जारी है। अब ऐसे में जो नॉन एस्पिरेंट लोग हैं, कई हमारे ऐसे लोग भी वीडियोस देखते हैं जो तैयारी नहीं कर रहे किसी एग्जाम की, उनके लिए बहुत शॉकिंग होता है ये जानना कि किस तरह से एक रिक्रूटमेंट एग्जाम भारत में या कई राज्य के स्तर पर जो होते हैं वो 5 साल, 6 साल, 7 साल तक चल जाते हैं। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो प्रोबेबली आप इन सभी समस्याओं से वाकिफ होंगे, लेकिन इनसे गुजरना एक बहुत ही बड़ा टॉर्चर है। आई अंडरस्टैंड दैट बिकॉज आई एम वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद ऑल द स्टूडेंट कम्युनिटीज। तो ये वेस्ट बंगाल में भी सिलसिला 7 सालों से चल रहा है। मुझे खुद कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते रहते हैं कि सर आप इसके बारे में वीडियो बनाइए, क्यों नहीं बनाते हैं। तो देखिए, आज मैं यही बताना चाह रहा हूं, जो एग्जाम की तैयारी नहीं करते, खास करके उन लोगों को एक संदेश दे रहा हूं, प्लीज ऑलवेज लिसन टू द स्टूडेंट कम्युनिटी। हमेशा छात्रों का सहयोग करें, उनका साथ दें, क्योंकि जब छात्र कोई बात आगे लाते हैं या फिर कभी प्रोटेस्ट करते हैं तो वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं कर रहे हैं। दे डोंट हैव एनी अल्टीरियर एजेंडा और एनीथिंग लाइक दैट। उनका मकसद एक ही है कि टाइमली एग्जाम रिक्रूटमेंट साइकिल्स पूरी हो और उनको एक जॉब मिले, एक नौकरी मिले, जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं और जिसके लिए वो पूरी तरह से एलिजिबल हैं, एग्जाम्स पास कर चुके हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो अगस्त 2015 में एग्जाम होता है, नवंबर 2016 में एग्जाम होता है, फिर दिसंबर में भी होता है। ये सारे अलग अलग लेवल्स के एग्जाम हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी के टीचर्स के लिए। और इन सभी एग्जाम्स में धांधली के आरोप लगाए गए। डायरेक्टली टीएमसी के जो नेता हैं वो पैसे लेकर सिलेक्शन करवा रहे थे और ये सारा पैसा अल्टीमेटली पार्था चैटर्जी के पास पहुंच रहा था, ऐसा अलेजेड है। अलेजेड शब्द लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तक जांच चल रही है। जांच जिस दिन फाइनल हो जाएगी उसके बाद हम कह सकते हैं ओपनली कि अलेजेड नहीं है, दिस वाज द ट्रूथ, बट एज ऑफ राइट नाउ इट इज अलेजेड दैट ये सारा पैसा पार्था चैटर्जी के पास पहुंच रहा था और उसी में से कुछ पैसा अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से बरामद किया गया है। अब इन सभी रिक्रूटमेंट्स में 2017-18 में इतनी कंप्लेंट्स आई कि 2019 में कैलकाटा हाईकोर्ट ने कहा कि ये पूरा रिक्रूटमेंट कैंसिल कीजिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टॉप कीजिए और इसकी जांच करवाई जाए। लेकिन ये दिसंबर 2019 की बात है, उसके बाद 2020 मार्च में लॉकडाउन आ जाता है और इस तरह के सारे मुद्दे बैकफुट पर चले जाते हैं। तो 2 साल जब ये लॉकडाउन चल रहा था, इसमें एस्पिरेंट्स ने आरोप लगाया कि कैलकाटा हाईकोर्ट के कहने के बावजूद यहां पर और पैसा लिया गया और कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट किया गया है और ये सारा पैसा अल्टीमेटली एजुकेशन मिनिस्टर के पास पहुंच रहा था। 2021 में, आज से ठीक 1 साल पहले, वेस्ट बंगाल में राज्य के विधानसभा के चुनाव हुए। तृणमूल कांग्रेस फिर से पावर में आती है, लेकिन इस बार पार्था चैटर्जी पर इतने सारे आरोप थे कि उन्हें एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं दी गई। उन्हें पॉलिटिकली ये कहा गया कि उन्हें साइडलाइन किया गया है बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सीनियर लीडर्स ऑफ टीएमसी। तो उन्हें इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मिनिस्टर का पद दिया गया है। ऐसा नहीं है कि मंत्री पद से हटा दिया, लेकिन हाँ, उनका मंत्रालय चेंज कर दिया जाता है। ये पूरा रिक्रूटमेंट स्कैम सीबीआई के जांच के दायरे में भी आता है और मई 2022 में चुनाव के तुरंत बाद सीबीआई पार्था चैटर्जी से इंट्रोगेशन करती है। 5 घंटे तक उनसे पिछले साल भी पूछताछ करी गई थी और अल्टीमेटली 2022 के जुलाई महीने में अभी जो ईडी के द्वारा रेड्स डाली गई हैं इनके एसोसिएट्स के घर पे, प्राइमरीली एन एक्ट्रेस बाय द नेम ऑफ अर्पिता मुखर्जी, इनके 3-4 फ्लैट्स हैं, घर हैं, उनसे ये पैसा बरामद हुआ है। तो अब दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। अर्पिता मुखर्जी भी अरेस्ट कर दी गई हैं और पार्था चैटर्जी को भी अरेस्ट कर लिया गया है ईडी के द्वारा।
इनके अरेस्ट के बाद फाइनली तृणमूल कांग्रेस ने इन्हें मंत्री पद से हटाया है। अब जाकर, इतने सालों से इन पर आरोप लग रहे हैं कि ये करप्शन में इन्वॉल्व हैं, लेकिन अब जाकर इन्हें मंत्री पद से हटाया गया है 3-4 दिन पहले। एंड 31 जुलाई को भी ये कह रहे हैं पार्थ चैटर्जी के पैसा मेरा नहीं है, मुझे फंसाया गया है। एनीवेज, तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था इस पूरे स्कैम का, एग्जाम का। आई एम श्योर कि पश्चिम बंगाल के छात्रों को लग रहा होगा कि अभी तो सर इसमें और डिटेल्स थी। तो देखिए, मुझे एक टाइम लिमिट के अंदर रहते हुए ये पूरा स्कैम या फिर जो मुद्दा है इसे स्टूडेंट्स तक पहुंचाना था। सो आई एम सॉरी इफ आई मिस्ड आउट ऑन अ फ्यू डिटेल्स। आई एम श्योर इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स होंगी क्योंकि 8-9 सालों से ये चला आ रहा है, बट एक ब्रीफ ओवरव्यू देने की मैंने आपको कोशिश करी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बात याद रखनी है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है। देखिए, 1956 में एक एनफोर्समेंट यूनिट स्टार्ट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अधीन, और इसका काम यह था कि जो एक्सचेंज कंट्रोल लॉज हैं उनमें जितनी भी गड़बड़ी होती है उनकी जांच करी जाए। बाद में इसका नाम बदलकर कर दिया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। आज के समय ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधीन डायरेक्टली काम करती है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट डायरेक्टली एक तरह से केंद्र सरकार के अधीन एक ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, सीबीआई वगैरह की तरह ये इंडिपेंडेंट नहीं है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का काम है कि 3 कानूनों की अवहेलना जहां पर होती है, इन 3 कानूनों को तोड़ा जाता है, उसकी जांच करी जाए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट और फेमा। अब आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो अलग से किसी दिन वीडियो बना देंगे, कमेंट करके बता देना। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि ईडी क्या है, क्योंकि ईडी बहुत न्यूज़ में रह रही है अभी। आप कहेंगे तो मैं ईडी पर भी एक अलग से वीडियो बना देता हूं, इन्हीं के साथ कवर कर लेंगे उसे कि ईडी क्या है क्या नहीं करती, क्योंकि डेली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट न्यूज़ में रहती है। तो टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी देश का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां बेस्ट फैकल्टीज आपको लाइव पढ़ाती हैं। लाइव क्लासेस के अलावा भी और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसे ज्वाइन करने के। और आज 31 जुलाई तक हमारा एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। देखिए, यूजुअली 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड का कभी भी इस्तेमाल करेंगे तो, लेकिन 31 जुलाई को अगर आप ये कोड यूज करोगे आपको मोर देन 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो जो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, एक तो आपको उसमें 3 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है एंड यू विल पे लेस अमाउंट देन यूजुअल। तो यहां पर आपको केवल 55,000 रुपीज में जीएस ऑप्शनल दोनों का कोर्स मिल रहा है। जीएस भी मिल रहा है, ऑप्शनल की तैयारी भी हो रही है, मेंस की, इंटरव्यू की, सभी चीज़ों की तैयारी हम यहाँ करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आपको 4 जीएस के सब्जेक्ट पढ़ाकर हमने टाटा बाय बाय कर लिया। ऐसे एथिक्स, एवरीथिंग इज टॉट बाय अस राइट टिल द इंटरव्यू स्टेज। हम आपको गाइड करते रहेंगे। तो इस सब्सक्रिप्शन को आप अवेल कर सकते हैं। सभी कोर्सेज 0% ईएमआई पर अवेलेबल हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। किताबें जो अनअकैडमी के नोट्स हैं, इस पर भी अभी आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। हमने पूरा रिवैम्प किया है हमारे नोट्स को। नोट्स के अंदर अब हमने माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स और काफ़ी कुछ ऐड कर दिया है। डाउट सेशंस हम स्पेशली रख रहे हैं। दीज आर फ्री फॉर एनीवन। ठीक है, चाहे आप अनअकैडमी के सब्सक्राइबर हैं नहीं है, आप डाउट सेशन में आकर ज्वाइन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। टाइमिंग यहाँ पर दी गई है, स्कैन कर लेना इस क्यूआर कोड को। और हर हफ्ते नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। इन बैचेस में आपको वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कि अभी एंशिएंट हिस्ट्री, जो करंट बैचेस हैं उनमें मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।